अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फिकार और मेरे साथ हैं मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। तो जनाब अब तो लगता है कि एशिया कप में क्रिकेट नहीं बल्कि बारिश के मुकाबले जारी हैं और एशिया कप में आगे क्या होगा सब कुछ बारिश की मरहून मिन्नत है। आज पाकिस्तान और भारत के मैच में रिजर्व डे रखा गया है लेकिन आज भी बारिश की खबर है, यानी कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे लगता है कि ये एशिया कप ऐसे ही खत्म हो जाएगा बारिश पर। मेरा ख्याल है काफी अनफॉर्चुनेट और सैड चीज है कि स्पेक्टेटर्स को मैच देखने को नहीं मिल रहा और सबसे बड़े स्टेक होल्डर मेरा मानना ये ना वो मजा ही नहीं रहा जो होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान भारत के मैच के लिए लोग इतने एक्साइटेड होते हैं हाँ। लेकिन वो मैच अभी तक उस तरह कंटिन्यूटी में हुआ ही नहीं है और अगर अनफॉर्चुनेटली आज का मैच भी नहीं होता तो ये बहुत बड़ा क्रिकेट का लॉस है और खासतौर पे दुनिया का सबसे बड़ा टाकरे की बात करें और दोनों मैच अगर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ये बड़ी सैड एक पूरी स्टोरी है तमाम क्रिकेट फैंस के लिए। आगे बढ़ते हैं जी अपने गेस्ट की जानिब। हमारे साथ जो सबसे प्रेस्टिजियस गेस्ट जो हैं हमारे शो का परमानेंट मेंबर बन चुके हैं एशिया कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन के अंदर, दिलों के राजा, पाकिस्तान के राजा रमीज हसन राजा। जी अल्लाह का शुक्र जी, बहुत शुक्रिया जी। और उनका साथ दे रही है अब तो हमारी वेदर गर्ल भी कहना चाहिए, इनको स्टैट्स मास्टर भी कहना चाहिए, शमाइला चौधरी। और आज हमें शो में आज बहुत स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया जी। इनको स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी कहना चाहिए, स्टैट्स के गुरु भी कहना चाहिए, तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। मजहर अरशद, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मजहर भाई? मजहर का इंट्रोडक्शन मुझे कराना चाहिए। चले प्लीज आप करें। कि ये हैं हमारे स्टैट्स गुरु। जब हम कमेंट्री में बैठते हैं ना तो जैसे साथ बैठता है ना बंदा, वो हमें हर वक्त जो है वो एक स्टैट्स की पाइल देता रहता है। तो अगर हमारी कमेंट्री का बेड़ा गर्क कराना है ना तो ये आराम से करा सकते हैं। खतरनाक इंसान है उस लिहाज से। सारा कुछ डिपेंडेंट इन्हीं पे ही है। काफी अच्छा इंट्रो करवाया मतलब आपने उनको अगले मैच के लिए हिंट दे दी है। नहीं, ये ब्रिलियंट माइंड है। बिल्कुल ऐसा ही। और हम जब भी किसी स्टैट्स के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है मदर भाई। मदर भाई से हम एक दफा क्लैरिफिकेशन ले लेंगे इसमें क्या होगा, जैसे कल भी लिया हमने। अच्छा रमीज भाई, अगेन अभी 3 बजे का एक्सपेक्टेड टाइम है, हमारे 2:30 बजे के अप्रॉक्सीमेटली दोबारा चांस होगा। बट अभी जो वेदर की कंडीशन आ रही है इसकी डिटेल हम आज मदर भाई से भी लेते हैं। क्या आपको लगता है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या गेम प्लान होना चाहिए? जिस तरह कल भी हमने थोड़ा डिस्कस किया, मोमेंटम समहाउ भारत का टूट चुका है, ये पाकिस्तान के फेवर में चीज़ जा सकती है? देखिए, पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और भारत का जो एक मुकाबला होता है ना, ये स्पेक्टिकल होता है। ये सारी दुनिया जो है ना रुक जाती है इस मुकाबले के लिए। मगर जो सबसे फ्राइटनिंग चीज़ मैंने देखी वो स्टैंड्स खाली थे जी। और ये सबसे ख़राब एडवर्टीजमेंट हो सकती है भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए, क्योंकि एक तरफ तो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इससे बड़ा कोई मुकाबला नहीं, दूसरी तरफ लोगों का इंटरेस्ट, बारिश, जो मर्जी कह ले, रिजर्व डे। क्योंकि देखें ना, जैसे मैंने पहले बात किया, अगर मैंने पाकिस्तान से जाना है कोलंबो मैच देखने के लिए तो मुझे टिकट लेनी है, मुझे होटल बुक करवाना है, मुझे नहीं पता बारिश है होनी है, क्या होता है आगे, रूल्स 24 घंटे में बदल रहे हैं। तो उस लिहाज से ये बिट ऑफ अ डिजास्टर है ये सारी सिचुएशन। और अगर क्राउड्स नहीं आएंगे तो ये एक तरह से प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। इंटरेस्ट जो है ना जैसे ही वेन होता है, जैसे ही कम होता है तो आपका ये स्पेक्टिकल भी मान पड़ जाता है। आप एशेज के मैच में कभी ऐसा खाली स्टेडियम नहीं देखेंगे। तो ये प्लेसमेंट ऑफ एन इवेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्लेइंग ऑफ एन इवेंट है। इसको किस तरह से प्लेस करना है, इसको किस तरह से मार्केट करना है, इसमें कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। ये नहीं हो सकता कि इसको आप छोटे लेवल पे क्लब मैच के तौर के ऊपर प्रेजेंट कर दें, और जिसकी वजह से इस मैच को मार पड़ रही है और एशिया कप को मार पड़ रही है। अब बात करते हैं जो सिचुएशन है इस वक्त। देखिए, ब्रेक जो मिली है वो पाकिस्तान की एक वेलकम ब्रेक है। हालांकि आखिरी के 5 ओवर्स में उन्होंने अच्छा मुकाबला करके थोड़ा सा रन रेट को लोअर किया था, बट मैं फिर भी समझता हूं कि जितना मर्जी ये लोअर करते जाए, लग रहा है ऐसे कि 300 करेगी भारतीय टीम, क्योंकि विकेटें हाथ में है, विराट कोहली है, उनको 1-1.5 अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है। और पाकिस्तान की कैचिंग, पाकिस्तान की जो होता है, ये जब भी पार्टनरशिप या जब भी ऐसे मुकाबले में कहीं हम नीचे लग जाते हैं ना, उसके बाद सारी टीम जो है ना वो बॉक डाउन हो जाती है। तो उसमें उठाने वाला कौन होता है? आपको वो कप्तान होता है, विकेट कीपर होता है, आपके फील्डर्स होते हैं। मैंने कोई ज्यादा बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं देखी कल जबकि ओपनर्स ने धुनाई। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे बांग्लादेश के और श्रीलंका के मैच में आपने उस दिन कहा कि बांग्लादेश की टीम जब मैदान में उतरती है तो लगता है कि 30% वो हारे हुए हैं, तो क्या कहीं ना कहीं हमारे भी जहन में ये था कि हम इंडिया के साथ मुकाबला कर रहे हैं, तो वो एक जो आपकी नफसियाती वो जो एक होती है जंग, उसमें आप खुद को कमजोर फील करते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए मोमेंट्स आते हैं, हर एक टीम में आता है, मगर आपको उन मोमेंट से सीखना और ऊपर उठना है। पाकिस्तान जब हम खेलते थे कई ऐसे मोमेंट्स आते थे, कोई 4 साल हम जीत ही नहीं सके भारत से, बिल्कुल, क्योंकि वो आपका कोई स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने कहा था ना, रेफरेंस पॉइंट नहीं बनता कि हमने उस मुकाबले में इतना ज़्यादा कोशिश करके और फिर आखिरी बॉल पे जीत गए। तो जावेद मियांदाद को लास्ट बॉल 6 था ना, वो एक कैटलिस्ट था। फिर हम अगले 4-5 साल नहीं हारे। तो मैं समझता हूँ कि लोज आते हैं, मगर लोज को जानना बड़ा ज़रूरी है और उसके कोई हल तलाश करना है, क्योंकि एक तो देखिए ये पिच बैटिंग सरफेस थी और वहाँ पे टॉस जीत के आपको बैट करना है, क्योंकि सेकंड टाइम अराउंड यहाँ पे गेंद फंसेगा भी या स्पिन होगा। मेरे ख्याल में क्योंकि भारत की जो स्ट्रेंथ देखी उन्होंने बैटिंग की और उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चले जी हम रन चेज नहीं भारत को करने देंगे, हम खुद करेंगे। तो ये भी हो सकता है एट द बैक ऑफ द माइंड, बट जो भी हुआ कल, आई थिंक उसको सिस्टम से निकालें, उससे सीखें, आगे कदम बढ़ाएं। अभी कुछ आज क्लाउड कवर मिलता है, 1 घंटे का स्पेल और बॉलिंग ग्रेट होती है, 6 विकेटें गिर जाती है, तो 300 से ये 225 ऑल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये टीम में इतनी अहलियत तो है। वही बात रमीज भाई, अभी ऑल आउट करने की। जी 25% मैच हुआ। मदर भाई आपकी तरफ भी आते हैं, दोनों चीज़ों के हवाले से बताइए। जैसे रमीज भाई ने कहा कि इतनी हाई प्राइस हमने वैसे देखी नहीं रिसेंट पास्ट के अंदर कि किसी भी ने इतनी महंगी टिकट्स रखी। एक तो उस हवाले से भी बताइए क्या उनके फिर चार्जेस थे। दूसरा ये जो वेदर का सारा ये मसला है और क्या पूरी एक्चुअल रिपोर्ट थी, एसीसी का क्या स्टांस था, पीसीबी ने भी फिर एक ईमेल की जिसमें उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इवेंचुअली उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और हमन टूटा के लिए भी नहीं एग्री हुए। इस सारे हवाले से बताइए प्लीज़। अच्छा देखिए, उसमें पहले है कि जो रेन प्रेडिक्शंस हैं ये पहले भी, जिस तरह वर्ल्ड कप फाइनल था पाकिस्तान का इंग्लैंड का रिसेंटली, उसमें भी 90% थी। उससे पहले जो इंडिया पाकिस्तान का मेलबर्न में मैच था उसमें भी 80-90 थी, लेकिन वो मैचेस हो गए थे। यहाँ पर जो असल इशू है, जो रमीज भाई ने भी जिसके ऊपर बात की है, कि जब आप इतनी अनसर्टनिटी क्रिएट कर देंगे कि जी बारिश हो रही है, तो जितने भी फैंस हैं उन्होंने इंडिया या पाकिस्तान से जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स तो है नहीं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड है कि पाकिस्तानी और इंडिया के जो शायकीन है वो आ जाएंगे। तो जिसने भी जाना है उसने होटल बुक करवाना है, फ्लाइट लेनी है। तो जब वो लॉजिस्टिक्स का ही उनको पता नहीं होगा कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। तो आई थिंक एक अच्छा इवेंट मतलब कि हो सकता था, और मुझे ये लग रहा है कि मुझे फीलिंग आ रही है कि जिस तरीके से ये हुआ है, मुझे ये लग रहा है कि शायद ये आखिरी एशिया कप होगा इन वनडे फॉर्मेट। अच्छा, आगे जितने भी होंगे, वैसे तो अगला जो है वैसे ही T20 फॉर्मेट में, क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप से पहले होगा, बट मुझे अब ये वनडे फॉर्मेट में दोबारा जो है ना वो नजर नहीं आ रहा। ये इसी इंटरेस्ट और ये मसाइल की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से भी, और फिर इवन देखें फैंस का भी 8 घंटे जो है वो श्रीलंका जैसी जगह जहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो, इवन यूएई में भी अगर हो रहा होता तो मे बी आखिरी जो आपके 30-40 ओवर्स होते हैं, जब 2018 में हुआ था यूएई में वनडे फॉर्मेट में, तो इवन इंडिया पाकिस्तान के मैच में पहली इनिंग्स में तकरीबन आधा क्राउड होता था। तो एक तो उस तरीके से इंटरेस्ट भी नहीं हो रहा, और आई थिंक कि अगर ये T20 फॉर्मेट में होता तो ये यूएई में भी इजीली हो सकता था, क्योंकि रात के टाइम इससे पीसीबी को कितना नुकसान होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक मुख्तलिफ वेन्यू पे आपने मैच करवाया, फिर इतना सारे अखराजात भी किए और बार बार मैच आपका डिले हो रहा है, तो इससे पीसीबी को क्या नुकसान होगा? देखें ऑब्वियसली जो गेट मनी है वो उसका तो लॉस है ही, लेकिन स्टिल आई थिंक के जो मेजर जो रेवेन्यू है क्रिकेट में वो टीवी से है, वो आपकी टीवी स्पोर्ट है, तो वो तो बल्कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा शायद अच्छा हो गया होगा, क्योंकि जहाँ पे 2 दिन की क्रिकेट होनी थी 3 दिन की क्रिकेट हो गई है। तो अगर फाइनल हो जाता है तो 4 दिन की भी हो सकती है, आई मीन इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हैं, बट आई थिंक गेट मनी का तो लॉस हो। और टिकट्स के हवाले से बताइए कि अभी हमें मालूम पड़ा कि उन्होंने आज कुछ मजीद कम कर दिए प्राइसेस। देखें वो मे बी शायद लोकल्स के लिए की हो, जिस बंदे ने जो है वो $400-500 की फ़्लाइट लेके जाना है वहाँ पे श्रीलंका में, कोई $100-150 का होटल भी करवाना है, आई डोंट थिंक कि उसके लिए $50 की टिकट लेना जो है कोई इतना इशू होगा। तो वो शायद उन लोगों को कैटर कर रहे थे जो बाहर से आएंगे, लेकिन जब उनको आइडिया हो गया कि बाहर से कोई आ ही नहीं रहा, तो अब वो लोकल्स की तरफ है कि चलो एटलीस्ट जो श्रीलंका में जो फैंस हैं वो जो है कम पैसों की टिकट लेके आ जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा थोड़ा सा बता दीजिए रिजर्व डे के हवाले से भी, इसका भी रूल चेंज हुआ। एक दफ़ा हम देख चुके हैं चैंपियन ट्रॉफी में ऑलरेडी शेयर हो चुकी है श्रीलंका और जी, वो 2002 में हुआ था कि उसके अंदर तब ये रूल था कि अगर मैच रिजर्व डे पे जाता है तो वो 0.10 से शुरू होगा, और उससे हुआ ये था कि 2 दिन के बावजूद जो है मैच का रिजल्ट नहीं आया था, तो वो इंडिया और श्रीलंका ज्वाइंट विनर्स हो गए थे। उसके बाद अराउंड 2007 वर्ल्ड कप में उन्होंने चेंज कर दिया था। तो अब आज यहाँ से शुरू होगा, जो आपने शुरू में बात की थी, इसका एडवांटेज थोड़ा सा पाकिस्तान में तो ये हो सकता है कि तो बॉलर्स को रेस्ट मिल गया, दोबारा वो फ्रेश स्टार्ट करेंगे। दूसरा ये है कि अब अगर ये आज पूरा मैच होता है, बारिश नहीं होती, तो पाकिस्तान की जो सेकंड इनिंग्स है, जो कि आर्टिफिशियल लाइट्स में इनको खेलना थी, वो हो सकता है कि अब इनको 1-2 घंटे की डे लाइट मिल जाए। तो बारिश हो भी रही है। अच्छा रमीज शमाइला से बल्कि पूछते हैं कि हमें अपडेट तक करें, क्या आज सिनेरियो है उधर? अभी तो थ्रू आउट बारिश है। अच्छा, थ्रू आउट बारिश है, रात तक बारिश है। ये तो मेरा ख्याल है कि अगर 70%, 60%, मिनिमम 60% है, अदरवाइज बारिश है, और अभी भी बारिश हो रही है। हाँ, अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो रमीज भाई मैं देख रहा हूँ कि अगर ये बारिश होती रहती है तो हमारे 3 पॉइंट और हमारे बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्राइट चांसेस है कि हम डायरेक्टली फाइनल में क्वालिफाई कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये एक फिर वो जंग तो बेहतरीन तरीका तो नहीं है फाइनल में पहुंचने का, मगर हाँ मतलब जैसे भी है अब पता नहीं क्या सिनेरियो बनता है अभी, कौन किसको जीतना है किसको हारना है। आई थिंक इंटरेस्ट कायम रहना चाहिए, और इंटरेस्ट कायम रहेगा अगर मैच होगा तो। अच्छा, अगर मुसलसल इसी तरह आपको पॉइंट्स इस तरह की सिचुएशन में मिलते रहे कि भाई बारिश हो गई तो मैच नहीं हो रहा, पॉइंट मिल गए, तो खिलाड़ी ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो जाएंगे? मतलब जो अगले फिर मुकाबले होने हैं उसके लिए वो वाली जो एक एनर्जी होती है, मुझे तो लगता है कि वो फिर नहीं रहती है चीज़। देखिए जब आप इस में घिर जाए ना ऐसे सिनेरियो में, वेदर कंडीशंस जो है डिटरमिन कर रहा है कि मैच होगा नहीं होगा, तो प्लेयर्स का भी फोकस ऑफ हो जाता है। बिल्कुल, प्लेयर्स जो है ना वो भी ढीले पड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं सुबह उठेंगे मैच है होना है नहीं होना है, आपकी एनर्जी लेवल जो है ना वो नीचे गिर जाता है। और इंडिया के खिलाफ आप ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते, और ना ही इंडियन टीम कर सकती है। सो ये एक तरह से अपने आप को ना उठाने की जरूरत है, हर वक्त बताने की जरूरत है कि कभी भी जैसे होता है ना रेस के लिए आपको तैयार रहना है। तो मगर मैं अगर इस सिचुएशन में हूं तो मैं तो थोड़ा सा ऑफ हो जाऊं। अच्छा, तो रमीज सर, ये बारिश से जो हमें ब्रेक मिली है उससे कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स को फायदा हुआ है या हो सकता है अभी? देखिए ये नाश्ता देर से कर सकते हैं सुबह उठ के, ये जिम जा सकते हैं, ये पूल साइड पे बैठ के जो है बर्गर ऑर्डर कर सकते हैं। इसको सिर्फ फायदा ये हुआ है कि इनकी जो कैजुअल एक्टिविटीज जो है ना वो बढ़ गई हैं। कल जिस तरह से शॉपिंग के भी जा पड़ रहे थे ना, तो सारे फिर और जिस तरह फैंस कह रहे थे पहली बारिश ने इंडिया को बचा दिया, इस बारिश ने पाकिस्तान को बचा दिया। नहीं अभी टोटल बचत नहीं हुई है, अभी फिर बुलाया आज, तो ये देखे ना। मगर ये सही है, ब्रेक से पाकिस्तान को फायदा हुआ डेफिनेटली, इसलिए कि वो रिदम उनका जो था वो चल रहा था। हालांकि मैं समझता हूँ कि केएल राहुल रस्टी दिखे मुझे, उनको ज़्यादा अगर बॉल खिलाते हैं। विराट कोहली भी थोड़े से कॉशियस थे क्योंकि वो जो एक फ्लो ओपनर्स ने क्रिएट की थी दी थी, उसके बाद थोड़ा सा थमसा गया था वो जो स्ट्राइक रेट था। तो एक दो विकेट्स अगर गिरती हैं और चांसेस हैं पाकिस्तान की कैचिंग जो है ना वो थोड़ी सी बेहतर। अच्छा, आपको कल के मैच में लगा कि इंडियन प्लेयर्स कुछ प्रेशर में हैं पाकिस्तानी बॉलर से, जबकि हमने खुद भी देखा कि नसीम शाह के अलावा मेरा ख्याल है किसी और बॉलर की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं थी? देखिए वो तहिया करके आए थे, स्ट्रैटेजी बदली उन्होंने, क्योंकि वो सिटिंग डक्स जिसको कहते हैं ना कि हम खड़े होके और आउट नहीं होंगे, हम हमला करेंगे क्योंकि आउट तो होना ही है। तो जब आपकी ये एक तरह से थिंकिंग हो जाए ना, फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि जब आप एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं ना तो आपके जिस्म का हर पहलू पॉजिटिव तरह से रिएक्ट करता है। सो आपने जो फॉरवर्ड ड्राइव खेलनी है ना, तो आप अगर 5 इंच आपका कदम निकलता था वो 10 इंच जाता है, बिकॉज आपको पता है कि मेरे कॉबवेब्स नहीं है जहन में, मेरे में क्लैरिटी है और मैंने अटैक करना है। सो अटैकिंग माइंडसेट से कई दफ़ा जो है ना वो नेगेटिविटी जो है ना वो ऑब्वियसली दूर चली जाती है, बट आपका फुटवर्क जो है ना इफ यू आर अ बैट्समैन बड़ा फर्क पड़ता है। और ये देखा रोहित शर्मा जहां उनको मौका मिला उन्होंने शॉट खेली, और फिर आई थिंक हमारी जो स्पिन भी जो की है शादाब ने 2-3 ओवर्स, उससे भी उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया और अटैक करने का। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। हमारा पेस अटैक दुनिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, बहुत लीथल है, जो ट्रायो बन चुका है नसीम, शाहीन और हारिस का। कैसे देखते हैं, और इनका जो स्ट्राइक रेट के हवाले उस हवाले से प्लीज़ शेयर करें। देखिए जो तीनों पाकिस्तान के बॉलर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट 25 से कम है, और अगर किसी का भी 30 के आसपास हो तो उसको एक ग्रेट बॉलर समझे। तो आई नो कि इनके अभी सैंपल साइजेस कम हैं, यंग हैं, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट है सारों के लिए। तो अब इससे पहले जितने भी मैचेस हुए थे पाकिस्तान हर पावर प्ले में 2-3 विकेट्स ले रहा था, तो ये एक ऑफ डे था। आई थिंक कि नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जिस तरह रमीज़ भाई ने बात की कि जो पाकिस्तान की कैचिंग थी, जिस तरह शुरू में शाहीन भी एक जो है वो कैच ले सकता था, तो वो आई थिंक के जो रिजल्ट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकते थे, क्योंकि वो इतना फ्लुएंट नहीं खेल रहे थे, कुछ उनको बाउंड्रीज, लेकिन जब वो सेटल हो गए तो उसके बाद जाके जो है फिर। और आई थिंक रोहित शर्मा की इनिंग्स में बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो शुभमन गिल का है कि वो जिस स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे तो रोहित शर्मा को काफ़ी टाइम मिल गया सेटल होने का। तो बट आई थिंक पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो तो नो डाउट इस टाइम ईजिली जो है बेस्ट बॉलिंग अटैक है। स्पिन के हवाले से जो है वो एक बार दोबारा आई थिंक के वो जो एक प्रेशर क्रिएट करते भी हैं अगर, तो यहाँ तो स्पिनर्स उसको मेंटेन नहीं कर सकते, यहाँ अगर कोई बॉलर्स का बुरा दिन जाए तो फिर स्पिनर्स जो हैं वो आते साथ ही शादाब ने 3 छक्के कंसीड कर दिए। तो बट स्टिल आई थिंक 2 विकेट्स के बाद पाकिस्तान थोड़ा सा मैच में आ गया था। अब आगे देखना कि पाकिस्तान बाकी के 26 ओवर। अब बाबर के डिसीजन को कैसे देखते हैं? जिस तरह रमीज़ भाई ने कल मैच से पहले ही कहा कि पहले बैटिंग करनी चाहिए, और सब हमने देख रहे थे बाद में भी तमाम कमेंटेटर का यही कहना था कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए था। आपका क्या उसमें स्टांस है? देखिए मैं नंबर्स के ऊपर बात कर सकता हूँ, वो कोलंबो में कभी 300 का टारगेट चेज नहीं हुआ अंडर लाइट्स, और श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कि चेजिंग वैसे ही जो है बहुत मुश्किल है। अगर आप पिछले 5 साल देखें तो वहाँ पे सेकंड इनिंग्स में जो बैटिंग एवरेज है अंडर लाइट्स वो 27 है, विच इज़ द सेकंड लोएस्ट आफ्टर बांग्लादेश। तो ये मतलब कि आपको दिखाता है कि श्रीलंका में चेजिंग वैसे ही मुश्किल है।
और पाकिस्तान वैसे भी जो है अगर कोई अच्छी कंडीशंस भी हों तो चेस करते हुए थोड़ा अंडर प्रेशर आ जाता है, तो बात बिल्कुल ठीक है। और जो पाकिस्तान में जो पास्ट में जो ग्रेड्स रहे हैं, जिस तरह इमरान खान थे और भी जो कैप्टन्स थे, उन सब की यही स्ट्रेटेजी रही है कि आपने पहले बैटिंग करके जो है वो अटैक करना है। 92 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ऐसे जीता था, तो आई थिंक बैटिंग फर्स्ट करनी चाहिए थी। आई डोंट नो कि मैनेजमेंट के ज़हन में क्या था। जैसे कि रमीज से कल आप भी बात कर रहे थे कि उस वक्त जो वेदर कंडीशन होती है वो देखी जाती है कि उस वक्त सिचुएशन क्या है तो फैसला किया जाता है। तो क्या बाबर आजम को अंदाजा था कि बारिश होने वाली है, ऐसा मौसम हो गया, इसलिए इस तरह का डिसीजन लिया गया कि पहले भी इसी तरह मैच बारिश की नज़र हो गया था, तो ये भी कहीं ना कहीं बारिश की नज़र होगा? देखिए, मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा प्री डिटर्मिन्ड एक माइंडसेट था, क्योंकि पहले से डिस्कशन होता है, उनको आइडिया हो जाता है मौसम कैसा है क्या नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि एक रिकॉल मोमेंट वो क्रिएट करना चाह रहे थे भारत के माइंड्स में कि पहली दफ़ा हमने पहले बॉलिंग की थी, आपकी 4 विकेट 60 पे गिरा दी थी, आपके साथ फिर वही होने वाला। तो एक तो ये हो सकता है एक साइकोलॉजिकल कोई गेम खेले, और दूसरा ये भी हो सकता है कि जेन्युइनली विकेट को गलत रीड किया उन्होंने, कंडीशंस को देखें। कई दफ़ा होता क्या है कि सवाए इंग्लैंड के, और वो भी 1-2 सेंटर्स के ऊपर जहाँ पे क्लाउड कवर होता है तो गेंद एक्स्ट्रा मूव करता है, और जैसे ही क्लाउड कवर हटता है तो बैटिंग कंडीशंस हो जाती हैं। बाकी कंट्रीज में ये आप बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कैसा होता है। हालांकि एक दफ़ा क्लाउड कवर होता है, ठीक है, थोड़ा सा गेंद हिलता है, फिर क्लाउड कवर भी रहता है, मगर पिच जो है वो सीधी खेलती है। पिच में साइडवेज मूवमेंट बहुत कम थी। दूसरा ये कि शायद इनको बॉलिंग भी नहीं करने दी, उन्होंने इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई कि सेटल नहीं होने दिया। बिल्कुल। तो पहले लूज बॉल के ऊपर वो डिफेंसिव थे पिछले मैच में, इस दफा लूज बॉल के ऊपर उन्होंने पिटाई की है। और शुभमन गिल की बात इन्होंने की, वो मुझे पहले एक बैट्समैन दिखे हैं जो कि स्लाइस करते हुए कवर ड्राइव खेलते हैं, वो ऐसे करके, हालांकि ऐसे जब आप शॉट खेलते हैं तो ज़्यादा गेंद पॉइंट पे जाता है, मगर वो पूरे ऑफ साइड को इसी शॉट से एक तरह से चॉपिंग ड्राइव है उनके पास, जो कि एक यूनिक तरह है ऐसे खेलने का, बहुत बड़ा टैलेंट है जिसमें कोई डाउट नहीं। बारिश के बाद अगर मैच होता है तो क्या स्ट्रेटजी? शुमाइला, इसका जवाब हम ब्रेक के बाद देते हैं। मैंने बाद में अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके दोबारा कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन, गेम उठा दो। तो जनाब, अभी इस वक्त श्रीलंका में मूसलाधार बारिश हो रही है, और जैसे कि हम बात कर रहे थे, लगता है सारे मैचेस जो हैं वो बारिश के नज़र ही जाएंगे। तो रमीज सर, मतलब हम बार बार ये बात कर भी चुके हैं प्रोग्राम में, जे शाह की जो काबिलियत है इस हवाले से, उसको आप कहाँ देख रहे हैं? क्या अब जे शाह के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है? देखें जी, वो ट्रेंड कर रहे हैं फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, और ये इसलिए भी एक वेकअप कॉल है कि जब पता नहीं, ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम 20 ओवर का होगा एशिया कप, बट मैं समझता हूँ जब भी होगा उसमें सबको जो है ना पुल इन करना है, और सबके व्यूज़ का रिगार्ड करना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि ये एक एशियन ब्लॉक जो बना था, ये इसलिए बना था ताकि आप वेस्टर्न ब्लॉक का मुकाबला कर सकें, और ऑन इट्स ओन आप इस तरह के टूर्नामेंट से पैसे इकट्ठे करके इस रीजन की डेवलपमेंट कर सकें। इसका बेसिक मकसद ये था, एंड प्लस बॉन्डिंग थी, एक दूसरे को जांचने की, पहचाने की, यू नो, तो वो सारा मकसद फेल हो गया है। इसलिए कि ये अगर सिचुएशन पहले से कंट्रोल कर ली जाती कि जी जिसके हाथ में इसको इंचार्ज बनाया है उसके यहाँ ये टूर्नामेंट होना चाहिए था, बिल्कुल, और उसको स्प्लिट किया, और स्प्लिट करने में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतना ही ज़्यादा विलन का उसने रोल प्ले किया जितना कि बाकियों ने किया, इसलिए कि आपने हाइब्रिड मॉडल के तहत मान लिया नोइंग फुली वेल कि हमारा टूर्नामेंट, अब वहाँ जाके हम उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने टूर्नामेंट को इन यू नो डिफरेंट एनवायरनमेंट, वहाँ की पुलिस अलग है, वहाँ की सीटिंग कैपेसिटी अलग है, वहाँ पे जो लोगों ने आना है होटल से टू द ग्राउंड, वो कौन मैनेज कर रहा है? तो ये फ्लाइट्स हैं, 10,000 चीज़ें, तो अपने लिए खुद मुश्किलात इन्होंने पेश की, और इसको बता रहे हैं कि बहुत बड़ा हमने मार्का मार लिया। हम लोगों को पता है कि आईसीसी पे इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अब क्या आईसीसी एसीसी के अगेंस्ट इस तमाम डिसीजन मेकिंग के खिलाफ कुछ एक्शन ले सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये तो सबने देख लिया कि बार बार इस हवाले से तजावीज़ भी दी गई कि ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, लेकिन जे शाह अड़े हुए थे, नहीं श्रीलंका में ही होगा मैच। देखिए आयशा, आईसीसी का इसमें कोई रोल नहीं होगा, वो उन्होंने हैंड्स ऑफ किए हुए हैं, क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं है। ये रिपोर्ट एसीसी वाले आईसीसी को नहीं करते हैं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, और अपने ये टूर्नामेंट होल्ड करते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि
इस सिचुएशन में ऑब्वियसली क्योंकि फोकस ही क्रिकेट से ऑफ हो गया है तो सबके लिए वेकअप कॉल है। मतलब और इसमें क्रिकेटर्स का भी आई थिंक स्टेक्स हैं। देखें ना, वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत बड़ा ये इवेंट था कि अपने कॉम्बिनेशंस को ट्वीक करना, अब फॉर्म देखना, कौन से प्लेयर्स ठीक हैं कौन से नहीं है, तो उस लिहाज से भी ये डिजास्टर हुआ। जी, आपकी तरफ मदर भाई बढ़ते हैं। अब ये जो सारी सिचुएशन बनती चली जा रही है, प्रेडिक्शन तो अभी भी नेक्स्ट 7-8 डेज की आ रही है कि रेन है कंटिन्यूसली। क्या इसका एक तो फ्यूचर देखते हैं, और अगर इसे सर्कमस्टांसिस के अंदर पाकिस्तान के चांसेस बहुत ब्राइट होते जा रहे हैं, सारा ज़रा वो भी बताइए। देखिए, अगर तो हर मैच वॉश आउट हो जाता है, आई मीन हाइपोथेटिकली, तो पाकिस्तान फाइनल में तो पहुंच जाएगा, लेकिन अगर फाइनल भी वॉश आउट हो गया तो फिर क्या शेयर करेंगे। तो वो आई थिंक कि वो जो एक मज़ा था वो वेदर की वजह से ख़राब हो गया है। वैसे अभी रमीज भाई 2 महीने श्रीलंका में रहकर आए हैं, तो वहाँ पे कोई इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं हुई टेस्ट मैच। मतलब आपकी वापस आने के बाद वहाँ बारिश हुई। एक इंच मतलब मेरा एक दफा मैच जो है वो डिसरप्ट होके खत्म नहीं हुआ है, यानी बस वो मेरा ख्याल है बारिश जो आसमान रो रहा है कि रमीज भाई वापस। वैसे पिछले 2 महीने जब सर उधर थे तो यहाँ बहुत बारिश थी। सही बात है, यहाँ ड्राई जोन चल रहा है। मैं जहाँ जाता हूँ ना वो मैं फसलें तबाह कर देता हूँ। असल में वो भी रमीज भाई की कमेंट्री मिस कर रहे होंगे उधर श्रीलंका वाले भी। अच्छा, तो वो आई थिंक वो देखिए 97 में भी एक इसी तरह का एशिया कप हुआ था, तब भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा मैचेस जो हैं वो वॉश आउट हो गए थे, लेकिन तब शायद वो कमर्शियलिज्म, मतलब जो कमर्शियल्स हैं वो इतने इन्वॉल्व नहीं थे। अब जो है मतलब कि क्रिकेट एक किस्म की टीवी स्पोर्ट बन गई है, और जितना रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से, तो आई थिंक थोड़ा टूर्नामेंट जो है वो खराब। ये ब्रॉडकास्टर का कितना प्रेशर होगा इस तारों पे, क्योंकि सबसे बड़े, जैसे हमने बात की, फैंस तो ऑब्वियसली सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं ही, बट ब्रॉडकास्टर जो बिलियंस लगा के ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, और उन्होंने अपना बिजनेस पर्सपेक्टिव में बात करें तो उनका एक प्लान होता है, उन्हीं का प्रेशर था कि किसी तरह हम टोटा में जाए, तो उनका कितना प्रेशर होगा? देखें, ब्रॉडकास्टर तो आपका जो सारा रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है, तो प्रेशर तो नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली आपने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने डिलीवर करना है। जब उन्होंने इतने महंगे राइट्स जो है वो अगर बेचे हैं, तो पीएसएल में भी आप देखेंगे जब इस तरह होता था तो हर एफर्ट की जाती थी कि मैच हो। एक बार हेलीकॉप्टर आ गया था पिच को सुखाने के लिए, फिर एक बार जो है वो इन्होंने रिजर्व डे ऐड कर दिया था इसी तरह फाइनल्स में। तो आई थिंक ऑब्वियसली उनका एक रोल तो होता ही है, लेकिन जो मैंने पहले कहा कि अगर मेरा तो ख्याल है कि एशिया कप जो है ना वो होना ही सिर्फ यूएई में चाहिए। हर 2 साल के बाद आप एक इवेंट करवाएं सिर्फ T20 फॉर्मेट में, जो मर्जी उसमें आपका मतलब कि महीना, वो सितंबर में भी हो सकता है, वो मार्च में भी हो सकता है, हाँ जून जुलाई वगैरह में नहीं हो सकता, तो आप इजीली जो है ना वहाँ पे T20 फॉर्मेट में खेल सकते हैं। और जो ऑडियंस T20 की है आजकल वो वनडे क्रिकेट की नहीं। तो बस मतलब इतने फॉर्मेट पे अगर आते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि T20 के फॉर्मेट पे आ जाएंगे, तो जो वनडे वाला फॉर्मेट है या जो बाकी फॉर्मेट्स हैं, क्या उनको नुकसान नहीं होगा और खिलाड़ियों की भी कैपेसिटी कम नहीं हो जाएगी खेलने की? देखिए, वनडे फॉर्मेट ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा नेग्लेक्टेड है, क्योंकि अगर आप सिंस 2019 वर्ल्ड कप देखें तो पाकिस्तान ने एशिया कप से पहले सिर्फ 27 मैचेस खेले थे। रोहित शर्मा जो कि वन ऑफ द ग्रेट्स हैं, उन्होंने पिछले 3-4 सालों में जो है 25-30 मैचेस खेले हैं, तो ऑलरेडी जो है वो प्लेयर्स का फोकस नहीं है। बेन स्टोक्स को देखिए, रिटायरमेंट लेके दोबारा जो है वापस आ गए थे, तो आई थिंक थोड़ा सा वनडे क्रिकेट जो है ना वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। आगे मुझे जो फ्यूचर, और मेरा ख्याल है डिबेट यही हो रही है, जैसे कल रमीज भाई ने भी कहा कि शायद वर्ल्ड कप के हवाले से इसको ज़रा हाईलाइट करके प्रेजेंट करेंगे। एक बड़ा फनी इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, कतर लीग के लिए हम दोहा में थे, उधर बारिश हो गई। अब ओबियसली इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बड़ा अच्छा नहीं है, तो वो मैच भी था, पाकिस्तान इंडिया फुल पैक स्टेडियम था, तो वो जो अंगीठियाँ टाइप छोटी छोटी उधर चूल्हे वो रख के, कोयले रख के उन्होंने पिच को सुखाया। ओबियसली उनके पास इस तरह की अच्छी क्लास के कवर्स या वो चीज़ें नहीं थे, तो ओबियसली मैच होना बड़ा जरूरी है। वो 3-4 घंटे लगे तो सही उनको, बट उन्होंने देखें वो जुगाड़ करने में तो फिर पूरी दुनिया ही मास्टर है। हम इंडियन पाकिस्तानी ज़्यादा इन्होंने भी सुना है कि पंखे रखे हुए थे। जो आपने कोयले वाली बात की है, ये मैंने जमैका में, रमीज भाई भी वहाँ पे थे, 2017 की सीरीज थी जो मिसबा की और यूनस की आखिरी सीरीज थी। तो जमैका में जो है वो बारिश हो गई थी, तो पिच के ऊपर उन्होंने कोयले रखे रखे थे, आई मीन एक ट्रे के ऊपर के किसी तरीके से, उसी तरह वो गीठी टाइप में रखते हैं। और लोग कह रहे थे कि इससे बारबेक्यू कर लेंगे। एक टिकट में 2 मजे। वैसे जिस तरह बारिश की सूरत हाल है, अब तो पकौड़े भी तल लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है जो उधर लोग कल भी आए हैं, आज भी कुछ काफी पाकिस्तानी मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान से ट्रैवल करके गए हैं, उन सब के लिए फैंस के लिए पाकिस्तानी सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो तो मेरा ख्याल है कि वेट ही कर रहे होते हैं कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। वैसे तो मेरा ख्याल है शायद वो घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो वो सारे वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, सब उधर मौजूद हैं। और वैसे भी अगर आप देखें, क्रिकेट जो है ना वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है और एक मतलब कि सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। और तो कहीं से खुशियां आती नहीं है, पाकिस्तान कोई मैच पूरी नेशन को यूनाइट करती है। आई थिंक और इसकी अब क्रिकेट की पाकिस्तान में फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, स्पेशली आई थिंक इन द लास्ट 4-5 ईयर, जब से बाबर आजम का एक आप कह लें पीक आई है, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, एक थोड़ा सा ड्राई पीरियड आ गया था पाकिस्तान के ऊपर। पोस्ट शाहिद अफरीदी थोड़ा सा 3-4 साल थे कि पाकिस्तान की वो स्टार वैल्यू नहीं थी पाकिस्तान प्लेयर्स की, बट आई थिंक रिसेंट 4-5 सालों में जो परफॉर्मेंसेज हैं इंडिया को, जो दुबई में मैच हराया,
फाइनल तक पहुंचे T20 वर्ल्ड एशिया कप में लास्ट ईयर हमने एशिया कप में। फिर बाबर आजम नंबर 1 है ओडीआई रैंकिंग्स में, शाहीन अफरीदी आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बाबर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो लोगों में अब इस टाइम क्रिकेट की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो भी ये फैंस की इन्होंने बात की, ये कितना इंपॉर्टेंस है कि आपके इस तरह स्टार आते रहें और ये स्टारडम जो है इनका वो कायम रहे, और जो यंगस्टर जो यूथ है वही ओबियसली इन्हीं को फॉलो करती है, रोल मॉडल मानती है, और वो फिर उनको फिर देखती है कि हम भी ऐसा बनना चाहते हैं। वो कितना इंपॉर्टेंस रखती है। देखिए, जो फैन आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं ना, वो फॉलो करते हैं एक विनिंग फार्मूला और विनर्स को, जिसको कहते हैं ना विनर्स आर ग्रिनर्स। हंसते हैं वो इसलिए कि कोई भी एक हारी हुई टीम को फॉलो नहीं करेगा। सो इस पाकिस्तान टीम को क्रेडिट जाता है कि एकदम से, और इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी, स्पॉट फिक्सिंग ले लें आप, पिछले 10 सालों में यहाँ पे मैच नहीं हुए, उसके बाद टेक ऑफ पोजीशन में फिर पाकिस्तान हैज़ लुक बैक। और इसका क्रेडिट, जैसे बाबर आजम की बात की है, पूरी टीम को ही जाता है, क्योंकि हर एक ने ये समझा कि उनका एक एम्बेसडोरियल रोल है, और दूसरा ये कि उन्होंने अपने से बढ़ के करना है। और फिर हम शुक्र है क्योंकि हर कोई बच्चा जो है ना वो पाकिस्तान में क्रिकेटर बनना चाहता है। तो इसका जो जोश है, इसका जो प्रोसेस है, इसमें जो घर में बात होती है इस गेम के ऊपर, वो उसी वजह से ये गेम जो है ना, ये जो फैंस हैं या हमारा जो इंटरेस्ट है इस गेम को गिरने नहीं देता। बिल्कुल ऐसे। बट क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि ये जीतते हैं, एक्सपेक्टेशंस बनाई हैं इन्होंने इस टीम ने, और एक्सपेक्टेशंस बनाना बहुत बड़ी बात होती है। पहले ये होता था कि खेले ना खेले किसी को फिक्र नहीं था, और अब देखें ना, आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है फुटबॉल से। पाकिस्तान की जो यूथ है, खासतौर पे खास टेयर की जो सोसाइटी है, वो फुटबॉल को फॉलो करती है। तो उसके होते हुए कि क्रिकेट को अभी भी आपको इस तरह का पेडेस्टल मिले, ये बहुत बड़ी बात। अच्छा मदर भाई, एक और मैं आपसे जानना चाहूँगा चीज़, हमारा 5 डेकेड में मेरा ख्याल है चेज़ में हमेशा हम बुरे रहे, बट लास्ट 2-3 ईयर्स में हम देखें तो बड़ा ज़बरदस्त हमने चेज़ भी किया, और हमने देखा कि एक ये जो एक जिंक्स अटैच थी कि पाकिस्तानी टीम इज़ नॉट अ गुड चेज़र, बट अब उसको हम इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं। उस हवाले से अगर कोई 2-3 साल के आप स्टैट शेयर करना चाहें हमारे साथ। देखें, उसमें इरफान भाई बात ये है कि थोड़ा सा जो नंबर्स हैं ना रिसेंट टाइम से, उनको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक, मैं किसी कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, आई मीन क्रेडिट उनसे वापस नहीं ले रहा, लेकिन पाकिस्तान ने जो मोस्टली जो क्रिकेट खेली है रिसेंटली वो लो रैंक टीम्स के अगेंस्ट खेली है, तो आप इतना ज़्यादा किसी को जज नहीं कर सकते। और फिर बायलैटरल सीरीज़ में 300 चेज़ करना एक और चीज़ है, ग्लोबल टूर्नामेंट्स में जो है वो 300 चेज़ करना एक डिफरेंट चीज़ है। आपको शायद सुन के हैरत हो, इवन इंडिया जो कि एक बैटिंग पावर हाउस है, उन्होंने भी कभी वर्ल्ड कप में जो है वो 300-310 का टारगेट चेज़ नहीं किया जी, तो पाकिस्तान ने भी कभी नहीं किया। तो आई थिंक ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं इनका प्रेशर एक डिफरेंट होता है, तो उसमें आई थिंक जो इमरान खान की एक स्ट्रेटेजी थी कि आप अटैक करें बैटिंग से, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो आपका स्ट्रेंथ है, तो आप चेजिंग में उनको रोक सकते हैं। तो पहले जो है ना वो अगर आप बैटिंग करेंगे जिस तरह ये इसमें ऑप्शन थी, तो बेहतर वही है। वो तो मतलब भाई हम करते ही रहे हमेशा से, बट हमने देखा कि रिसेंट पास में चेजिंग में भी हमने एक इंप्रूवमेंट काफी ठीक है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, पाकिस्तान ने जो है 350 जो है वो चेज कर दिया था लाहौर में, इसमें कोई शक नहीं है। फिर अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान, इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज अच्छी थी, इंग्लैंड की तगड़ी टीम थी जो T20 की सीरीज हुई जी, उसमें भी पाकिस्तान, हाँ जी, उसमें भी पाकिस्तान ने जो है वो 200 चेज किया, और अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के अगेंस्ट 300 चेज किया, लास्ट ईयर एशिया कप में 180 चेज किया। बट स्टिल आई थिंक कि पाकिस्तान ज़्यादा कंफर्टेबल होगा अगर वो बैटिंग फर्स्ट करे। हाँ, अगर कोई बहुत आइडियल कंडीशंस हैं और आपका कोई पेस अटैक आपको बहुत अच्छा स्टार्ट है, जैसे दुबई में था जो इंडिया वाला मैच था कि शाहीन ने ऊपर से आके 2-3 आउट कर दिए, तो अब पाकिस्तान ने 150 चेज कर ली, तो 150 तक तो हो सकता है। लेकिन जहाँ पे एक आपका पार स्कोर जो है वो आई मीन ये जो रिक्वायर्ड रेट 8-9 पे पहुंच जाए, तो वो फिर इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूंगा। देखें, हौसला इसलिए मिलता है कि आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेले और एशिया कप का फाइनल खेले, सो वो उसमें दुनिया की बेहतरीन टीम्स थी। बिल्कुल। तो ये जो बात की, ये ठीक है कि बी ग्रेड टीम्स के साथ ज़्यादा खेले हैं, मगर जो ऑफर पे था और जो कर सकते थे उसको सामने रखते हुए ये ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस है। क्योंकि ये हमारा बाय द वे जो पिछला सीजन था, ये मेरे ख्याल में ईयर्स में इतना हैवी वेट सीजन नहीं था, क्योंकि दुनिया की सारी अच्छी टीम्स आई थी, तो उसमें जो है उनको टफ टाइम देना या जीतना एक बहुत बड़ी बात थी। बट ओवरऑल मैं समझता हूँ ये जो हमारी क्रिकेट है और जो हमारी वाइट बॉल क्रिकेट है ना, ये सेफ हैंड्स में। आप इनसे एक्सपेक्ट अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, और जैसे मैंने कल भी बात की थी, वर्ल्ड कप में यही होता है, बायलैटरल में आप फंस जाते हैं, आपकी वीकनेसेस बार बार एक्सपोज होती हैं। वर्ल्ड कप में आपको थोड़ी सी ना रिस्पाइट मिल जाती है, सांस मिल जाता है, एक थोड़ी सी माठी टीम मिल जाती है, 2 अच्छी टीम्स मिल जाती हैं, तो आपका एक दिन ख़राब गुजरता है तो 2 दिन अच्छे गुजर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हमारे प्लेयर्स इंग्लैंड जाकर भी खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाकर, बाकी तमाम मुल्कों में खेलते हैं, और जैसे कि इंग्लैंड को फादर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है,
वहाँ से सीखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे लीग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कहीं ना कहीं अभी आप जैसे कि बात कर रहे थे वीकनेसेस आपकी पता चलती हैं, हम लोग अभी भी कुछ ना कुछ वीक पॉइंट पर हैं कि वहाँ जाकर खेलने के बावजूद वो चीज़ें नहीं सीख पाए जो कि वो लोग खेल रहे हैं। जी, ये अच्छा सवाल है आपका। देखे ना, आप क्या सीख सकते हैं वेस्टर्न ब्लॉक से? आप कमिटमेंट, फिटनेस, प्रोफेशनलिज्म, नेवर से डाई की स्पिरिट, और फिर स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो हारने से डरते नहीं, हम हारने से डरते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो सिनेरियो हमारे सिस्टम में ऐसा है कि फेलियर जब होता है तो वो फिर जो ना वो इंडिविजुअल बर्दाश्त कर सकता है ज़्यादा, ना ही सिलेक्टर्स, ना ही टीम का थिंक टैंक, और ना ही फैंस। तो हमारा जो एक मिजाज है ना क्रिकेट का, उसमें मैसिव इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये तभी हो सकती है जब आप क्रिकेट को ऐसे ही समझने की कोशिश करें जैसे कि एक टेस्ट प्लेयर समझता है। उस लेवल के ऊपर फैंस को अपने आप को एजुकेट करना है, क्योंकि हाफ बेक्ड स्टोरीज, हाफ बेक्ड स्ट्रेटजीज, हाफ बेक्ड ओपिनियंस जो है ना, वो हमारी क्रिकेट को और ले बैठते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारे जो टॉप टियर के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि सिलेक्शन एग्रेसिव होनी चाहिए। टाइम्स मैं समझता हूँ सिलेक्शन हम जो है ना वो थोड़ा सा अपनी सीट पे जमे रहने के लिए कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते। फिर आपकी अप्रोच जो है उसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, और उससे क्या होता है कि ऑपोजिशन जो है ना वो आपको साइज अप कर सकती है। जब आपको पता है कि इसी रेंज पे इन्होंने ऑपरेट करना है, तो उनकी स्ट्रैटेजी जो है ना वो पहले से बन के, और वो उसी हिसाब से जो है ना अपने बॉलर्स या बैट्समैन एम्प्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, मैं भी पेस के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। हमने रिसेंटली देखा, जैसे ही हसन अली की बात करें तो इंजरी के बाद वापस आए, कुछ नॉच पेस ड्रॉप किया, वो चीज़ नज़र नहीं आई। शाहीन की भी इंजरी की बात करें कि जब वापस आए तो कम से कम हमें लगता है कि 6-7 का नॉच का पेस नीचे आ गया। पहले 140 प्लस करते थे, अभी 130-135 के बिटवीन है। एक पेस बॉलर के लिए अगर 5-6 या 7 नॉच का पेस नीचे चला जाता है, जैसे अब्बास की बात करें, टेस्ट में बहुत इफेक्टिव थे, बट जैसे ही उनका पेस एक 25 पे आया तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गए। उनकी लाइन और लेंथ भी खत्म हो गई, उनकी स्विंग भी जज हो जाती थी। तो शाहीन के लिए एक कंसर्न है। ये मुझे पता नहीं है कि कितने फिटनेस इश्यूज़ हैं या ज़्यादा खेल रहे हैं क्रिकेट उसके इश्यूज़ हैं, या अभी भी एट द बैक ऑफ द माइंड वो समझते हैं कि वो पूरी तरह से उनकी बॉडी स्ट्रांग नहीं हुई है। सो हर इंडिविजुअल का जो एक रिकॉर्ड बनता है ना फिटनेस का, और ये फिटनेस ड्रिवन है सारी चीज़ें जो होती हैं ना। आपका शोल्डर थक जाता है, आपको इंजरी होती है, इट सेट्स यू बैक, फिर आप वापस आते हैं, फिर आप थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं कि दोबारा से इंजरी ना हो जाए। तो ये बड़ा ही एक बहुत ही समझे कि एक बहुत बड़ा बीस्ट है जो आपके ज़हन में ना घर कर लेता है। बिल्कुल। बट ये इनको ध्यान से इनको स्पेस आउट करने की भी ज़रूरत है, इसलिए बेंच को भी खिलाना ज़रूरी है। देखें वो फ्रेश हैं, वो करना चाहते हैं, और उनकी जो फ्रेशनेस है और जो अर्ज है टू डिलीवर, उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कई दफ़ा आप बिल्कुल ये भूल जाते हैं कि वो कितने डेस्परेट हैं टू परफॉर्म, और उनकी डेस्परेशन को जो है ना वो अपने एडवांटेज के तौर पे आप इस्तेमाल करें, रादर देन कि उनको बिल्कुल ही आपने बिन कर दिया हुआ है कि नहीं यही 3 हम खिलाते जाएंगे, इररिस्पेक्टिव के बांग्लादेश हो या वो जिम्बाब्वे हो या केनिया हो, हमारा यही फॉर्मेट बनेगा। तो कई दफ़ा जैसे मैंने बात की ना, जब आपने कहा कि बाकी कंट्री से हम क्या सीख सकते हैं, तो ये सीख सकते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ को कैसे आजमाना है, ताकि आपको आइडिया भी हो जाएगा आपकी सिलेक्शन ठीक हुई है या नहीं हुई है, कितने पानी में है वो प्रेशर। जिसका बेस्ट मॉडल हमें इंग्लैंड अभी शो कर रहा है लास्ट वीक। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन, गेम उठा दो। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, गेम उठा दो। रमीज भाई, अच्छी खबर तो ये आ रही है कि बारिश अभी रुक चुकी है और पिच रिपोर्ट भी दिखाई जा सकती है। अगर तो हम दिखा सकते हैं प्लीज़, तो हमें लाइव कवरेज दिखाई जाए ताकि हम उस पर फिर रमीज भाई का तबसरा ले सकें। वैसे ये बड़ी अच्छी चीज़ है वैसे कि बारिश का रुक जाना, और अगर मैच हो जाता है चाहे जितने भी ओवर्स का हो। क्या वैसे रमीज भाई आप क्या समझते हैं कि आगे प्रेडिक्शन फिर दोबारा है, तो क्या अंपायर्स कोशिश करेंगे किसी तरह के कम ओवर्स का मैच करवाया जाए, या पहले ऑप्शन तो यही है कि 50 ओवर कंप्लीट होने चाहिए? ये देखें, ये होता क्या है जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए ना, तो वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, कप्तान से बात करते हैं, वो उनकी मर्जी समझने की कोशिश करते हैं ठीक कि क्या इनकी जो व्यू पॉइंट है वो लॉजिकल है या नहीं है। क्योंकि एक भी कह सकता है कि ये सॉगी पॉइंट है, ये रन अप ठीक नहीं है, मेरा जो फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाएगा, वर्ल्ड कप से पहले हमें चांस नहीं लेना है, तो फिर वो कॉमन सेंस प्रिवेल करती है। कई जो होते हैं वो लकीर के फकीर अंपायर्स हैं कि जी ठीक है, स्पॉन्सर भी है, लोग भी आ गए हुए, हमें मैच कराना है, तो वो एक उसकी अलग प्रेशर वो क्रिएट कर देते हैं टीम्स के ऊपर। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ होगा ये टीम्स के पूछने के बगैर एक डिसीजन लिया जाएगा। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस पर? अच्छा, इसमें ये है कि
टेक्निकली आज हमें सिर्फ 2 घंटे चाहिए टू प्रोड्यूस ए रिजल्ट, क्योंकि इंडिया ने तो 20 ओवर्स खेल लिए हुए हैं, 24 ओवर उनके हो गए हैं। तो मैच को रिजल्ट आने के लिए सिर्फ आपको जो है 20 ओवर्स अब पाकिस्तान ने खेलने हैं। तो इन केस अगर टाइम लूज होता भी जाता है तो एंड पे भी अगर आपको रात को 10 बजे लेट से, अगर जिस तरह कल रात को जो कट ऑफ टाइम था वो पाकिस्तान में 10:06 था, ठीक, तो तब भी अगर आपको 20 ओवर्स मिल जाएं तो पाकिस्तान को वो 181 का टारगेट दे देंगे और उनको बोलेंगे कि आप इसको चेज़ करें। तो अगर आज मतलब 3-4 घंटे बारिश होती भी रहे या अगर ग्राउंड कंडीशंस जो हैं वो गीली हैं तो आपको सिर्फ 2 घंटे चाहिए। तो रमीज़ भाई ये बताएं कि अगर 20 ओवर्स का हो जाता है तो आपको लगता है कि इमाम और फ़खर ही ओपन करेंगे या बाबर और रिजवान ओपन करेंगे? वैसे फ़खर ने तो कल पिच ढांपने में बहुत किरदार अदा किया। मेरे ख्याल से अगर ये T20 होता है तो फिर आपको T20 मोड में इसको खेलना है और फिर फ़खर को आप मिडिल ऑर्डर में रखें। आप बाबर और रिजवान के साथ जाएं, वो यूज्ड टू हैं, वो नए बॉल पे अच्छा खेल रहे हैं और फॉर्म प्लेयर्स भी हैं जी। तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है कि विद इन अ गेम एक और फॉर्मेट आप इनेक्ट कर रहे हैं, उसको ट्रिगर कर रहे हैं और उसका माइंड सेट ही कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अच्छा भी उसमें जैसे इन्होंने कहा कि यहीं से मैच हम स्टार्ट करेंगे, बारिश अगर जैसे रुक गई है और अगर कुछ टाइम नहीं होता, उसमें ये ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, तो हमारे तो बॉलर्स की कहेंगे कि हमने 2 आउट किए, अभी थोड़ा चलने दें ताकि अगर DLS सप्लाई भी होता है आगे जाके तो हमें वो फेवर उस तरह करे। तो हमारा तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात को एग्री करेंगे किसी भी तरह अंपायर्स के साथ कि जी अभी से हम खेलने के लिए आ जाते। तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए ये जो पिच है ना, और क्योंकि लंका प्रीमियर लीग में मैं वहाँ था, 20 ओवर्स में 150 ऐसे लगता था कि हो नहीं सकता क्योंकि पिच कंडीशंस जो थी ना वो खासी सो थी। तो चलें अगर ये पिच अच्छी भी है, मैं समझता हूँ 160 तक की तो रीच ठीक है, 181 जो है ना वो पाकिस्तान की पहुंच से बाहर है, यह बहुत मुश्किल होगा 20 ओवर्स में। तो पॉइंट आपका ठीक है कि अगर थोड़ा सा मैच होता है, 1-2 विकेट्स हम ले लेते हैं तो डकवर्थ लुइस के तहत फिर ये टारगेट आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ये कौन डिसाइड करता है कि मतलब अब इस टीम को इतने ओवर्स में इतने रन चेस करने हैं? वो एक आता है पर्चा, जैसे ये लिखती है ना बेइंतहा, तो इस तरह का वो एक आता है, थर्ड अंपायर लेके पर्चा आता है, वो भरे होते हैं उन्होंने फार्मूला बेसिकली। 5th ओवर में आपको इतने रन चाहिए, 8th ओवर में इतने चाहिए, 10th ओवर में इतने चाहिए। तो मतलब वो रन रेट भी उसमें वो सारा मेंशन होता है कि कितने हर ओवर के बाद एक टीम को कितने रन पे होना चाहिए। साउथ अफ्रीका ने उस पर्चे को सही तरह पढ़ा नहीं था तो वर्ल्ड कप में बाहर हो गए थे 2003। सर अगर मैच होता है तो फिर कोहली को आउट करने के लिए इनको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? ये बारिश हो रही है और आपका फोन भी गिर गया। अच्छा, मेरे फोन में बारिश हो रही है। कोहली को देखें जी, कोहली जो है ना वो जबरदस्त प्लेयर है, वो पिच को देखेगा, वो उसी हिसाब से बैटिंग करेगा और अपने आप को वक्त देगा, इसलिए कि उसको पता है कि एंड में वो इंक्रीज कर सकता है टेम्पो। तो इनसाइड एज लगने का खतरा है, जैसे पहले आउट हुए थे, क्योंकि हार्ड हैंड से खेलते हैं। जब आप एक ऐसी पिच पे जहाँ गेंद फंस रहा है, हार्ड हैंड से खेलते हैं तो कई दफ़ा गेंद स्लो आता है और आपकी टाइमिंग ऑफ हो जाती है। तो उनको अगर आप ज़्यादा डॉट्स करेंगे तो फिर वो डेस्परेट होंगे। तो फील्डर्स ऊपर रखे उनके लिए, क्योंकि देखें वो शॉट मारेंगे तो फिर मारेंगे। पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम था इस पहली इनिंग्स में भी वो यही था कि बहुत जल्दी कवर ले लेते हैं ये, बहुत जल्दी वो जो ट्रेंच मेंटालिटी है ना उसमें चले जाते हैं। तो वो कि हारिस रऊफ है, आपने उसने जो है इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, कोई स्लिप नहीं थी, तो आपने आउट कैसे हारिस रऊफ करेगा? या शाहीन आफरीदी आता है तो उसको आप एक डिफेंसिव प्लॉय के तहत में उसका इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक इनका एक रोल जो है ना वो डिफाइंड होना चाहिए और हर वक्त एक चांस आपको लेना है कि आप आउट कर सकें। आउट करेंगे तो स्कोरिंग रेट गिरेगा ना। अच्छा, थोड़ा नसीम शाह के हवाले से जाना चाहूँगा। स्टैंड आउट के तौर पे हमें कल नज़र आए और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की उनकी परफॉर्मेंस थी। कैसे देखते हैं उसके रोल को? आते साथ हमें स्टार्ट उनसे करना चाहिए? ओबियसली पहले तो शादाब अपना ओवर कंप्लीट करेंगे। हाँ, टाइट रखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा आपको एक रेगुलर लेंथ के ऊपर बॉल करके देखना है कि मूव हो रहा है नहीं हो रहा, फिर आप उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हैं। फिर शायद आप 2 ओवर्स और ज़्यादा उनको दे देंगे। मैं तो यही समझता हूँ कि इसको आप 30-35 ओवर का एक डुअल समझें, मत समझे ये 50 ओवर तक जाना है। तो यूज़ योर बेस्ट बॉलर्स, जितने भी आप इनको लगा सकते हैं कंडीशंस को सामने रखते हुए। आखिरी 10 ओवर्स में अगर फास्ट बॉलर्स नहीं भी हैं आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस वक्त तक आप डैमेज कर चुके होंगे। एक और डैमेज शुरू हो गया, बारिश दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। मान ले अच्छा मदर भाई, मदर भाई एक मैं स्टैट आपसे जानना चाहूँगा। हमने रमीज़ भाई से तो बहुत बात की बाबर का और विराट के जो एक राइवरी है इस हवाले से, और दोनों में से बेहतर कौन है। एक जो स्टैट आपसे डेफिनेटली इसलिए क्वेश्चन ये बनता है कि चेजिंग में जो विराट के स्टैट्स हैं वो दुनिया में शायद किसी के नहीं है, और ख़ासतौर पे जो एक डेकेड के अंदर उन्होंने विक्ट्रीज दिलवाई हैं इंडिया को, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। चेज़ करते हुए बाबर के क्या स्टैट्स बोलते हैं और पहले खेलते हुए क्या बोलते हैं?
देखें, इसमें एक ये है कि जो विराट कोहली है ना, उनका क्रिकेटिंग जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 15 साल का हो गया। 2008 में उन्होंने डेब्यू किया था और बाबर का जो डेब्यू है 2015 में है, तो उनका तकरीबन 8 साल का, तकरीबन आधा जो है डिफरेंस है। तो आपका जो सैंपल साइज है ना वो बहुत, और फिर वनडे क्रिकेट पिछले 4 साल में तो हुई नहीं है जी। मतलब कि विराट कोहली ने जब वनडे क्रिकेट खेली है वो तब खेली जब वनडे क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही थी और मतलब अपनी पीक पे थे। बाबर की जब से पीक आई है तो वो मतलब कि उतनी क्रिकेट नहीं खेल सकी, और वनडे क्रिकेट बाबर का सबसे स्ट्रांग फॉर्मेट है पिछले 2 साल से, टेलर मेड है उनके लिए। हाँ जी, वो जो है नंबर 1 है। तो आई थिंक चेजिंग रिकॉर्ड उनका बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह जब पाकिस्तान ने भी 350 चेज किया है रिसेंटली, तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसमें बाबर की जो है वो सेंचुरी थी। और फिर उसके अलावा जो अभी रमीज़ भाई ने जो एक पॉइंट आउट किया था, जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 200 चेज किया है, उसमें भी जो है बाबर की सेंचुरी थी। तो चेजिंग रिकॉर्ड तो बाबर का भी अच्छा है, लेकिन जो हम लोग कंपैरिजन शुरू कर देते हैं ना, आप अगर रिसेंट कंपैरिजन करें जी कि पिछले 4 सालों में कौन अच्छा खेला है, तो किसी को डाउट नहीं होगा कि बाबर इज फार मोर बेटर देन विराट कोहली इन ओडीआई क्रिकेट। लेकिन जब आप पूरा करियर को जब आप कंपैरिजन करेंगे तो उसमें आई थिंक विराट कोहली को मैच करने के लिए बाबर को इसी तरह जो है अगले 7-8 साल खेलना होगा। बट उसमें अगला पॉइंट ये है कि अगले 7-8 साल में कोई वनडे क्रिकेट नहीं है, और आप लोगों को शायद सुन के हैरत हो कि जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2023, इसके बाद जो अगले 12 महीने हैं पाकिस्तान का एक भी ओडीआई मैच नहीं। अच्छा। तो अगर पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है तो उस फॉर्मेट में अगले 12 महीने या 11 महीने पाकिस्तान का एक भी मैच नहीं। अच्छा है ना, वर्ल्ड चैंपियन बन जाए उसके बाद हम खेले ही कोई ना। देखिए, मैंने पहले भी बात की थी, एमसीसी क्रिकेट कमेटी में हमने बुलाया था पैट कमिंस को जी। और उनसे समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से वनडे क्रिकेट को ऑस्ट्रेलियन टीम देख रही है या वर्ल्ड क्रिकेट देख रही है, और उन्होंने कहा कि इसके कोई टेकर्स नहीं। अच्छा। ओडीआई क्रिकेट जो है ना वो ऑन इट्स वे डाउन है, और आप इसको तभी कराएं जब वर्ल्ड कप का साल हो, अदरवाइज इसको स्लॉट करने की जरूरत नहीं है। सो ये यूज्ड टू है। देखें, टेस्ट क्रिकेट जो है वो आपका अल्टीमेट चैलेंज है, और उसको मेरा ख्याल है कि उसको संभाल के रखना चाहिए। और फिर T20 है, तो ये इसकी जो स्पेस है ना ओडीआई की, ये 100 ओवर्स की क्रिकेट की, ये कम से कम होती जा रही है, और प्लेयर्स का भी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब जो बड़े मुल्क हैं वही इस मामले में अगर कहना शुरू हो गए हैं, बड़े प्लेयर्स कहना शुरू हो गए हैं, फैंस का इंटरेस्ट नहीं है। आप खुद देखें कि 8 घंटे जो है वो ग्राउंड में बैठना, और स्पेशली इन कंडीशंस में श्रीलंका, यूएई, पाकिस्तान जहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है, तो फैंस का भी कितना इंटरेस्ट या हमारे जैसे जो हो जिन्होंने देखने क्रिकेट है, जो नीश ऑडियंस है वो तो बहुत कम है। आपने तो मैसेज को जो है वो गेम की तरफ लेकर आना है। तो जो आइडियल इस टाइम जो है ना वो T20 क्रिकेट है। शाम को 7-8 बजे आप पीक जो एक टाइम होता है, जो पीक आवर्स होते हैं आपके टीवी के, उसके ऊपर आप मैच करवाएं। इसमें आपको नहीं लगता कि ये ओडीआई एक फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर अगेन आपको ब्लेंड नजर आता है, टेम्परामेंट का, रेजिलियंस का, सारा चीज़ों का कॉम्बो है। मतलब 5 डे की बात करें तो वो एक स्पेसिफिक क्लास के प्लेयर खेल सकते हैं, T20 भी एक सर्टेन एरिया, बट ओडीआई एक ऐसा है जो सारों का एक ब्लेंड करके आपको मिलता है। तो आपको लगता नहीं क्वालिटी क्रिकेट के लिए इसको खत्म नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सही बात है। ये जैसे ओडीआई की टेस्ट क्रिकेट है, आपके फेजेस आते हैं जहां आप मेडन भी खेल जाते हैं, तो फेजेस आते हैं जहां पे आप अटैक करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे बेसबॉल है ना, जिसने एक तरह से रीडिफाइन कर दिया टेस्ट क्रिकेट को जी, उसका टेम्पो बिल्कुल बदल दिया इंग्लैंड की टीम में। ऐसे ही किसी को आके और ओडीआई क्रिकेट का भी बिल्कुल एक तरह से डीएनए ऑल्टर करने की जरूरत है। या तो आप फिर 50 ओवर्स में फिर 500 स्कोर करने की कोशिश, वैसे जाना शुरू हो गया, तो ये देखें ना, ये इसी तरह से ये हेडलाइंस लगेंगी कि आप इसमें वो 40 ओवर्स की एंटरटेनमेंट है, 20 ओवर्स क्रिकेट, हम आपको 100 ओवर्स की एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो उसका आप जो है ना स्पैन बढ़ा रहे हैं, और उसके के लिए किसी को बहुत बड़े बड़े कदम रखने हैं, और वो रखे जा सकते हैं प्रोवाइडेड कि आप जीत हार में बिलीव ना करें, आप फिर एंटरटेनमेंट वैल्यू में जाए। क्योंकि अगर ओडीआई की सिचुएशन ये होगी कि मैटर ऑफ सर्वाइवल की गेम में ये फंस गई है, तो फिर एंटरटेनमेंट के थ्रू इसको निकाला जा सकता है। अच्छा, भी जैसे आप बात करते पैट कमिंस की, और आप कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि ओडीआई का कोई ऐसा फ्यूचर नहीं है, और जिस साल वर्ल्ड कप हो उसी साल खिलाड़ियों को मतलब इस तरफ लेके आना चाहिए। लेकिन जो एक फॉर्म में आप होते हैं कि आपने मुसलसल इस तरह के मैचेस खेले, अगर तो सिर्फ उसी साल तक इसको महदूद कर दिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि उनकी फिटनेस, उनकी हेल्थ या उनका जो फॉर्म है वो उसी तरह रहेगी? ये मेंटेन हो जाती है। देखें, इसलिए कि जो मुश्किल दो जो फॉर्मेट्स हैं इस वक्त वो T20 हैं, इसलिए कि T20 में जो इम्प्रोवाइजेशंस हैं और जो इनोवेशंस हो रही हैं, और जिस तरह से आपकी स्किल वर्क की डेवलपमेंट है वो लासानी है, वो इनक्रेडिबल है। और दूसरा है टेस्ट क्रिकेट। तो ये जो है ना ओडीआई, इसको आप फिर भी ऐसा है जैसे आप एक दफ़ा साइकिल चला लें और सीख लें तो फिर आप भूलते नहीं हैं। तो ये इतना मुश्किल फॉर्मेट नहीं है टू एग्जिस्ट। ठीक है, आप इसमें प्लेयर्स की बोरियत ज़्यादा है मैं समझता हूँ, क्योंकि उनको उससे कोई
10 गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं T20 खेल के, और उनकी हेडलाइंस बनती हैं टेस्ट क्रिकेट खेल के, तो ये बीच में कहीं स्क्वीज हो गया है। ये जो फॉर्मेट है ना, इसकी वैल्यू आपको पहले तो तलाश करनी है कि ये किस लिए हम खेल रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये हम खेल रहे हैं कि हम 100 ओवर पे क्वालिटी को सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, या इसलिए खेल रहे हैं कि ये हमें ज़रूरी खेलना है, ज़बरदस्ती की गेम, या फिर हम इसमें कोई नई चीज़ कर सकते हैं थ्रू रूल्स, थ्रू अटैकिंग क्रिकेट, थ्रू इम्प्रोवाइजेशन। कुछ ना कुछ इसमें और करने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये एग्जिस्ट करना इसका मुश्किल हो जाएगा। भाई रेफरेंस पॉइंट के तौर पे पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से मैं ओडीआई में बात करना चाहूँगा। जैसे 2011 का वर्ल्ड कप हुआ और स्पॉट फिक्सिंग उससे पहले आई, हमने जो मिसबा की क़यादत में जो क्रिकेट खेली वो 230 से 240 की थी ऑन एवरेज, और जो स्टैट्स में बताते हैं। सईद अजमल या उमर गुल का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को स्पेल हो जाता था, हम जीते थे। 80% क्रिकेट भी हमने यूएई में खेली। टेस्ट में हम नंबर 1 भी बन गए, बट वाइट बॉल में बहुत पीछे आ गए। उस टाइम पीक किया ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, साउथ अफ्रीका ने, इन्होंने क्रिकेट 300 की खेलनी तब शुरू कर दी। फिर थोड़ा सा फेज़ आया, हमने भी उनको मीटअप करने की कोशिश की, चैम्पियन ट्रॉफी जीती। 2019 के बाद एकदम गियर शिफ्ट किया है इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने भी समहाउ। ये अब 350 की कोशिश करते हैं 90% मैचेस के अंदर। अभी हम रिसेंट भी देख रहे हैं, हम कोशिश करके अब बड़ी मुश्किल से 300 के करीब, 280, 300, लेकिन हम सर्वाइव इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। तो ये जो हमेशा एक 10-12 साल से एक डिफरेंस आ रहा है एग्रेशन का, इसको कैसे मीटअप करेंगे हम? देखिए, एक तो पहले ये ड्रिल करना जहन में बड़ा ज़रूरी है बल्लेबाजों के कि आउट होना ठीक है। आजकल ये गेम जो है ना, ये बदल गई है। आप छक्का मारते हैं, ये नहीं है कि उसके बाद सिंगल लें, आप फिर छक्का लगाएं, और तीसरा बॉल है तो फिर ट्राई करें, क्योंकि ये माइंडसेट है और ये इसका आपको लाइसेंस मिला हुआ है। जब आपको लाइसेंस मिल गया है, एक तरह से छक्का मारते हुए फेल हो जाए आप और कोई कुछ नहीं कहेगा, तो मैं अगर इस माहौल में खेल रहा हूं तो मैं तो बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाऊं, क्योंकि सारा जो प्रेशर होता है वो ये होता है कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा, अगला मैच मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको कॉन्फिडेंस देना है इस टीम को और कहना है कि चाहे हम हारते भी रहे, और फैंस को एक्सप्लेन करना है कि हम एक नया मोड़ ले रहे हैं अपनी क्रिकेट में, और इसके ऊपर हमारे फेलियर्स भी होंगे, आप हमारे साथ दें, क्योंकि हमने मैच करना है जो कि मॉडर्न डे वॉरफेयर है, मॉडर्न डे क्रिकेट है। तो जब तक कि आप इनके ज़हन में ये चीज़ डालेंगे नहीं ना कि फेलियर इज ओके, 20 ओवर्स क्रिकेट में तो आप लॉन्च करते हुए आउट हो जाएं तो आपको वाह वाह होती है, क्योंकि 2 बॉलों में आपने 15 कर दिया, आप मैच विनर बन जाते हैं। इतना क्रिटिकल होता है T20 में। तो ये आपका माइंडसेट है, इसको चेंज होना है। मतलब भाई, इस रमीज़ भाई ने बात की, हमने इनसे भी ओपिनियन लिया था, आपसे भी जानना चाहेंगे जो स्टैट्स हैं T20 के, अगर थोड़ी सी बात कर लें तो 10 ओवर में पावर प्ले में हमारी यूटिलाइजेशन सबसे कम है। जो टॉप टीयर की टीम है 3-4, उसमें सबसे कम हमारा स्ट्राइक रेट है। ओबियसली नंबर 1 बैटर बाबर और रिजवान है हमारे T20 में, और एंड रिजल्ट जब आता है, हमारे 20 ओवर कंप्लीट होते हैं तो हम 160-170 तक करते हैं, और दूसरी टीम जो है वो 200 करती है। इस हवाले से अगर स्टैट शेयर करना चाहे, और एक रमीज़ भाई से मैंने पूछा था कि हमारे जो बाकी प्लेयर हैं वो कहते हैं हमें मिलती 20-25 बॉल्स हैं, हमें टारगेट दिया जाता है 8 बॉलों पे 30 करें, ये 80-90 बॉल दोनों कंज्यूम करते हैं। इसको कैसे देखते हैं स्टैट वाइज, आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखें, ये तो एक कॉमन सेंस है कि आपके अगर 2 बैटर्स जो हैं वो आपके इनिंग्स के 60 to 70% रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, और बाकी जो 6-7 बैटर्स हैं उनको आप 30% दे रहे हैं, तो उन पर ज़्यादा प्रेशर होगा। अब जो मिडल ऑर्डर का बैटर है, जब वो आएगा तो उसने आते साथ ही शॉट मारनी, उसके पास टाइम नहीं है कि वो 1-2 बॉल्स देख ले जो कि ओपनर्स को मिल जाता है। तो पूरी दुनिया में जितने भी ओपनर्स हैं वो कंफर्टेबल होते हैं। आप देखें, स्टीव स्मिथ मिडल ऑर्डर में स्ट्रगल करते थे, उनको ऑस्ट्रेलिया ने ओपन करवाना शुरू किया, वो सेंचुरी पे सेंचुरी कर रहे हैं। उन्होंने बिग बैश में किया, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी शायद ओपन करेंगे। तो ओपनिंग जो है ना, T20 क्रिकेट में सबसे ईजी पोजीशन है फॉर अ बैटर, और टेस्ट क्रिकेट में सबसे मुश्किल है। तो आई थिंक थोड़ा सा पाकिस्तान को इसमें चेंज करना होगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब आपके पास उस तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं। आज से 2-3 साल पहले बाबर रिजवान आपका बेस्ट ओपनिंग प्लेयर था, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे। अब साइम अयूब ने अभी CPL में रमीज भाई 15 छक्के मार दिए हैं अभी सोफा, और तकरीबन 150 के स्ट्राइक रेट पे वो खेल रहे हैं। और उसके साथ फिर मोहम्मद हारिस का हमें पता है जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में खेला। आई नो कि इनकंसिस्टेंट है, जो बंदा जितनी हाई रिस्क क्रिकेट खेलेगा उसके फेलियर के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। और जो रमीज भाई ने बात पॉइंट आउट की कि T20 क्रिकेट में फर्स्ट बॉल डक जो है ना, वो आपको इतना हर्ट नहीं करती जितना कि आपकी 40 गेंदों पे 50 आपको जो है, क्योंकि जो बंदा 40 गेंदों पे 50 कर रहा है वो दूसरों के भी रिसोर्सेज खत्म कर रहा है। आप फर्स्ट बॉल डक करके आउट हो जाएंगे तो आप जो है फिर भी शायद कोई बंदा आके उसको जो है कंपनसेट कर दे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा पाकिस्तान को इस चीज के ऊपर जो है देखना होगा। रमीज भाई, मैं एक सिर्फ एक चीज लास्ट रमीज भाई से जानना चाहूंगा, जो हम टाइटल नहीं जीत पा रहे T20 में, जिस तरह इन्होंने भी इंडोर्स की इस बात को, अगर हम रिजवान ओबियसली दायरे के बाद उस तरह अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर पाते, बाबर एक कॉम्पैक्ट प्लेयर है और हर तरह की शॉट्स है, अगर रिजवान के साथ हम साइम अयूब या हारिस को कर दें और हम बाबर नंबर 3 पे आ जाए ओडी की तरह, आपको लगता नहीं ये एक बड़ा एक आइडियल कॉम्बिनेशन बन सकता है, और हमें जो 20-25 रन शॉट करते हैं हम T20 के अंदर वो हमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे?
ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये देखना है कि कितने राइप हैं ये जो प्लेयर्स हैं टॉप क्वालिटी टीम्स के खिलाफ। देखें लीग क्रिकेट में ठीक है आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, मुख्तलिफ लीग्स में 2-3 बॉलर्स आपको मिल जाते हैं अपनी मिजाज के जिस पे आप हमला करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 11 के 11 तगड़े होते हैं और उसका एक अलग सा एक प्रेशर होता है। अभी शारजा में जो सीरीज़ हुई थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान की, वो हम हार गए थे, नए लड़के भिजवाए तो रॉ दिखे, अफगानिस्तान के अगेंस्ट रॉ दिखे। तो बड़ी क्रिकेट के लिए ना आपको एग्जैक्टली ये इनको देखना है कि क्या ये तैयार हैं खेलने के लिए, और तैयार हैं तो कितने फेलियर्स हम अलाउ करेंगे बाबर और रिजवान की जो जोड़ी को अनकपल करने के लिए, और उसमें फिर आपकी जो रिप्लेसमेंट है उससे क्या उम्मीदें हैं। क्या पाकिस्तान के फैंस बेसबॉल देखें, इंग्लैंड ने एक्सेप्ट कर लिया, ट्रेडिशनलिस्ट थे मगर एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, क्योंकि उनके फैंस, उनका सिस्टम कहता है कि हमने ऐसे ही खेलना है। तो फेलियर जो है होता रहे बट हमारी मंजिल ही और है। तो इसी तरह से पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि फेलियर्स होते रहें मगर अगर हमारी मंजिल है कि मॉडर्न डे इसी तरह से सारी टीम्स खेल रही हैं और हम पीछे रह रहे हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करें। हमें सिर्फ जो मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि ये अभी हाफ बेक्ड प्लेयर्स हैं और इनको खिलाने से जो हमने अच्छा किया हुआ है कहीं ये भी ज़ाया ना हो जाए। तो मैं थोड़ा सा कई दफ़ा ना फेंस पे बैठ जाता हूँ, हालांकि किसको अच्छा नहीं लगता कि वार्नर टाइप का बैट्समैन आपकी टीम में ना हो, या जैसे रोहित शर्मा खेलते हैं या शुभमन गिल टाइप के हैं। आइडियल तो यही है रोहित शर्मा और शुभमन गिल, इनको टेक्निक पे काम करना है। हमारे जो नए लड़के आ रहे हैं ना वो एकदम से हर बॉल के ऊपर ना स्लॉग करते हैं। तो इनकी जो स्लॉगिंग है ना उसमें मेथड होना चाहिए। पहले आप अपनी टेक्निक ठीक करें। अब हारिस की बात ये, वो ड्राइव ठीक नहीं करते हैं। हाँ। अगर आपने ओपन करना है तो आपको सीधी शॉट खेलनी आनी, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, वो इधर मारते हैं। वो जब तक कि उनका पाँव नहीं आगे जाएगा ना, और वो तभी जाएगा जब उनको बताया जाएगा कि बैटिंग करनी सीखनी है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा सवाल भी था कि आप बाबर आजम और रिजवान की बात करें, हमारे पास अच्छे बैट्समैन इस वक्त वो हैं या एक दो और हैं। आप चेयरमैन पीसीबी भी रहे हैं, आपको इनके अलावा और कौन से ऐसे प्लेयर्स लगे जिनको बैक पे रखा गया है, आगे नहीं लाया गया, कि अगर उनको चांस ज़्यादा मिलता तो वो बाबर आजम की तरह के प्लेयर होते या मोहम्मद रिजवान की तरह के होते? देखिए, जो एक चेयरमैन का रोल होता है ना पीसीबी में, एक तो ये पता नहीं होता कि इतना टर्बुलेंस होती है कि आप कितनी देर रहेंगे और आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स कभी भी नहीं आप एकम्प्लिश कर सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि क्या करना है। सो आप प्रेजेंट में रह के और डिसीजन मेकिंग आपकी होती है। और क्योंकि क्रिकेट मेरा सब्जेक्ट था तो मेरा सारा ध्यान ये था कि जो क्रिकेट ऊपर जाएगी तो ये पीसीबी भी साथ उसके उठेगा और फैंस ऊपर जाएंगे। सो सारा मेरा फोकस ये था। हालांकि मैंने 3 पिलर्स के ऊपर अपनी चेयरमैनशिप को उसको बेस किया हुआ था। एक थी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस, एक क्रिकेट की एक्सीलेंस और एक कमर्शियल एक्सीलेंस। ये तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, देन यू गेट ग्रेट प्रोडक्ट। अच्छा। मगर वो उसके लिए टाइम लगता है। तो क्रिकेट के ऊपर ये था कि आपके फौरन कई हदफ होते हैं जो आप कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि पहले तो इस टीम का माइंडसेट बदलना है और कंसिस्टेंसी लानी है, और उसके बाद इनको जीतने के लिए हर वक्त तोते की तरह रटवाना है कि हम हार ही नहीं सकते। अपने आप को आप मनवाएं कि हम हार नहीं सकते हैं, क्योंकि आप मिलियंस बल्कि बिलियंस पूरे दुनिया की आपकी उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो पहले तो इन्होंने ये अचीव किया, 2 फाइनल्स खेले इन्होंने। फिर जब आपका एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन बन गया, देखिए मैंने ओपनिंग की हुई है पाकिस्तान के लिए, सबसे मुश्किल काम होता है कि अगर आपके पार्टनर्स बदलते रहें। और मेरे साथ हुआ था एक दफ़ा, मैं एक मेरा सीजन गया था, 7 डिफरेंट ओपनर्स मेरे साथ थे। अच्छा। तो क्या होता है, जब मैं वो लेग स्टंप लेता था तो नॉन स्ट्राइकर पे एक नया चेहरा खड़ा होता था। अब उसके साथ मुझे कम्युनिकेट करना है, उसके साथ उसकी बैटिंग का रिदम समझना है मुझे, यू नो। फिर वो फेल होता था तो एक और आ जाता था, तो आप पे प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक प्राइसलेस सिचुएशन होती है टीम के लिए कि उसका ओपनिंग पेयर सेटल हो, क्योंकि हाफ द बैटल इज वन। वो उसके ऊपर हो सकता है कि आपको पसंद ना हो उनकी पेस, या दूसरा बैठा हो वो आपको जैसे बात की साहिम अयूब की, ऐसे जो क्रिकेटर्स हैं मॉडर्न डे की थिंकिंग वाले, वो एक इनिंग्स में करें और 4 इनिंग्स में फेल हो जाए, क्योंकि उनकी जो बैटिंग है वो रिस्क के ऊपर बेस्ड है। इन दोनों की बैटिंग जो है ना वो रिस्क के ऊपर इतनी बेस्ड नहीं है। तो ये कंसिस्टेंसी, और पाकिस्तान क्रिकेट को क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं चाहिए। और आप दुनिया की जितनी भी ग्रेट टीम्स होंगी उनकी 2-3 चीजें जो है ना वो देखने वाली होती है। उनका एक ग्रेट ओपनिंग बैटिंग पेयर होगा, ग्रेट ओपनिंग बॉलिंग पेयर होगा, और एक ग्रेट विकेट कीपर होगा। ये जो 3 चीजें हैं ना ये कांस्टेंट मिलेंगी ग्रेट टीम्स। तो पाकिस्तान के पास
आपका कीपर बहुत अच्छा है रिजवान, सही। आपका ओपनिंग पेयर सेटल है वाइट बॉल क्रिकेट में, और आपके बॉलर, इसीलिए हम अपवर्डली मोबाइल है। बिल्कुल। तो इसमें चांस लेना कितने नफलों का स्वभाव है, मुझे नहीं समझ आती थी, और मुझे हर कोई व्हाट्सएप करता था, इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। इवन द ग्रेट इमरान खान का मुझे आया कि मेरे ख्याल में एक को 3 पे डाल के और किसी और से, मैं कहा जी अब आप रहने दें, मुझे पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये मतलब हर एक का ओपिनियन है, मगर मैं समझता था कि उस दौर में, और इसीलिए फाइनल खेलें। देखें ना, आपके 2 वर्ल्ड इवेंट्स में पाकिस्तान टीम, वो अलग बात है कि टेम्परामेंट के इशू आ जाते हैं फाइनल में और फाइनल हर्डल नहीं क्रॉस करते, वो मेंटल गेम ज़्यादा है निस्बतन टेक्निकल गेम। बिल्कुल ठीक है सर। मेरा एक क्वेश्चन, आप 2 कर लो। करें 2 करें आप। सर वैसे 2 ही है, लेकिन करती ये जितने लिखे हैं उनमें से 2 हैं। नहीं सर, एक तो ये है कि जैसे अभी का जो एशिया कप था, सारा उसका मज़ा जो है वो किरकिरा हुआ, और रोज़ हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं। सर नहीं, आप क्यों माफ़ी चाहते हैं? बल्कि माफ़ी चाह लें आप, माफ़ी चाह लें सबके बिहाफ पे कि इंडिया ने ये सारा आईसीसी का ये जेशा सारे डिस्कस हो रहे हैं हर जगह कि उन्होंने पाकिस्तान मैच नहीं खेलने दिया और अपनी टीम नहीं आने दी। अगर वो नहीं आने दे रहे तो फिर हमारी टीम वहाँ क्यों जा रही? ये अच्छा सवाल है असल में। ये इसका काश मैं उस जगह पे बैठा होता तो मैं आपको एक फर्म जवाब दे सकता। देखें, अगर सपोज चलें मैं इस वक्त चेयरमैन पीसीबी होता और ये सिचुएशन होती, तो मेरा दिल चाहता कि हाँ अपनी इज्जत हमने करवानी है और इसके ऊपर मैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए तैयार था। फिर मगर मैं बाबर आजम को बुलाता, बाबर आजम के साथ मैं ज्यादती ना करता, शायद वो कभी इंडिया गए नहीं है, वर्ल्ड कप है, सारे आप 4 साल के बाद आपका हीरो बनने का टाइम आता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है दुनिया को बताना कि आपकी ग्रेट टीम है, ग्रेट टैलेंट है। उनके साथ ज्यादती हो जाती है, प्लेयर्स के साथ जो है ना वो ज्यादती हो जाती है, क्योंकि प्लेयर्स कहते हैं हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने जाना है, हमने खेलना है, हमने जीतना है, खेल के तो अगर आप इसको इस तरह से देखें तो मेरे ख्याल से फिर ये सही डिसीजन है कि जाना चाहिए। हमारा बड़ा दिल होना चाहिए और हमें पता है कि अगर हम सही राह पे हैं तो दुनिया हमें फिर बैक करेगी। अच्छा, चाहे कोई भी हो, जीरा प्लस बिस्किट से ब्लू का जीरा प्लस। सही बात है। मतलब फाइनेंशियली भी बता दीजिएगा कितना हमें लॉस होता है, अगर जो लोग अक्सर कहते हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए, वो भी अगर प्लीज शेयर कर दें आप। देखें, जो अभी आईसीसी का जो नया रेवेन्यू मॉडल है उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो शेयर बन रहा है वो तकरीबन 10 अरब रुपए है सालाना। अच्छा। हर साल जो आपको यार ये ना बताएं सारी चीजें। नहीं सर, बताने दें, थोड़ा कम करके बता दो, नहीं थोड़ा सर, कम करके सर ये फैंस जानना चाहते हैं कि हमारी क्या मजबूरी तो है। नहीं, मजबूरी नहीं है, ये हाँ, पाकिस्तान की क्या वर्थ है। वजह है? मतलब कि जरूर पाकिस्तान की ये ओके। वर्थ है कि आप जो आईसीसी इवेंट्स खेलते हैं उसमें हर जो बोर्ड है उसको एक शेयर मिलता है, उसमें इंडिया का शेयर सबसे ज्यादा है। तो पाकिस्तान का जो है वो इस टाइम 4th हाईएस्ट है, जो कि अच्छा, आजकल की इकोनॉमी में जो है पाकिस्तान और अभी ये सिर्फ 5% है, अगर जिस तरह इंडिया 35% शेयर ले जी, रहा था। लेकिन वो आई थिंक पाकिस्तान का पहले से जो है वो ज्यादा है। तो आई थिंक ये सारा कुछ देखते हुए, और फिर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ इसी चीज के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, पीएसएल से पाकिस्तान को काफी पैसे जनरेट होते हैं, फिर पाकिस्तान की जो बायलैटरल क्रिकेट है उसके भी जो है काफी वैल्यू है। तो ये मतलब कि पाकिस्तान की वर्थ है। जिस तरह रमीज भाई ने कहा कि जो प्लेयर्स हैं उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। आपका वहाँ पे एक हीरो जो एक मौका है एक हीरो बनने का, मतलब कि अगर बाबर आजम इंडिया पाकिस्तान के मैच में 14 अक्टूबर को सेंचुरी करता है और उसके बाद अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करता है अगले जीत के आता है, उसका तो जो मेरा एक ख्याल है मजा है वो एक डिफरेंट है। यहाँ बिल्कुल। हारिस रऊफ अगर हमें 5 आउट करता है तो उसका एक चले जे मीदा का चल भी गया, टाइम है। जे मीदा चल गया। मैसेज एंड ऑफ द डे आज भी। स्लोगन यही है, जब मिदा चल गया तो फिर सब राउंड चला देगा। अभी जी इजाजत लेते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, मजर आपका हाथों पे शुक्रिया, रमीज भाई आपका शुक्रिया, शुमाइला आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिड ब्रेक में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।